इना बच्चे आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। लास्ट लेक्चर लगा रहे हैं बच्चे? लास्ट लेक्चर मैम में नो। आपने क्लास? मैम मैंने ही लगाई थी लास्ट क्लास। अच्छा, मैसेज लगाते पीजीडीसी क्लास बड़ा मुश्किल है बेटा, एक आधे बच्चे को समझाना। चलो, लास्ट टॉपिक हमने एक मिनट में कहीं नोटपैड ओपन कर लेती हूँ। मेरे पास सिस्टम दूसरा है आज, तो मैं सिर्फ आपको थ्योरी ही एक्सप्लेन करूंगी। हम प्रैक्टिकल ना जो इस सिस्टम में सेटअप कर लूंगी, कल करवा दूंगी साथ में। ठीक है? ओके मैम। तो अभी हम जावा के, अभी मेरे पास बुक भी नहीं है एक्चुअली, पर जो टॉपिक्स मुझे याद है मैं वहीं से रिव्यू करवा देती हूँ आपको। इफ एल्स स्टेटमेंट पता है, सी में पढ़ी है? कौन सी? इफ एल्स, इफ यस मैम पढ़ी है। तो वही सेम स्टेटमेंट्स जावा में। ओके मैम। स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, ये सारी की सारी जावा में सेम स्टेटमेंट्स हैं। कंटिन्यू है, ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू जो सी में होती थी वो जावा में नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू इनका आपको दे देती हूँ। इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, ऑपरेटर्स समझा रही थी शायद मैं लास्ट आपको ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे थी। चलो यस मैम। उसको तभी से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस वाइज नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, हम अगर मैं दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ, इफ ए की वैल्यू मैं 10 देती हूँ, कॉमा बी इक्वल 20। मैम स्क्रीन शेयर नहीं की आपने? ठीक है, नोटपैड विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो इंट a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं, सिर्फ उस स्टेटमेंट को समझा रही हूँ जहाँ पे हमें व्हाइल लूप इफ एल्स को यूज करनी है। ठीक है, ओके मैम। इफ स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में इसका आपको आया तो खुद कर सकते हो, चल जाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, बता दूंगी आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। दो वेरिएबल्स लिए हैं मैंने, फर्स्ट में वैल्यू 10 दी है, सेकंड में मैंने 20 वैल्यू दी है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, इफ कोई भी ऑपरेटर, ऑपरेटर्स कौन से, रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशंस में यूज होते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स में कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, वैसे आपने सी में पढ़े हुए हैं। 4-5 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। एक होता है डबल इक्वल्स टू, जो ये कंपेयर करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, एक होता है नॉट इक्वल्स टू, ये चेक करता है फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है तो ट्रू होता है, अगर इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करता है। और जो ये इक्वल्स टू है, जब दोनों इक्वल हैं तब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये ऑपोजिट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, फिर एक होता है ग्रेटर देन, ये चेक करेगा लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से ग्रेटर है कि नहीं है। लेस देन, ये चेक करेगा लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से लेस है कि नहीं है, अगर लेस है तो ट्रू, अगर लेस नहीं है तो फॉल्स। सेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये दोनों ऑपरेटर्स और ये दोनों ऑपरेटर्स सेम हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं इक्वल्स टू अगर वैल्यू आ जाती है तब भी ट्रू रिटर्न करते हैं, बट अगर ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं तब ये इक्वल्स टू अगर दोनों लेफ्ट राइट वाली वैल्यू इक्वल होती है तब ट्रू नहीं फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अब इन ऑपरेटर्स को, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम इफ स्टेटमेंट्स में, व्हाइल, डू व्हाइल, जितनी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इफ स्टेटमेंट्स, व्हाइल, इफ स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ब्रांचिंग के अंदर आपकी सारी की सारी इफ स्टेटमेंट्स आएंगे। इफ एल्स, पहले इफ आती है फिर इफ एल्स आती है, सारी की सारी स्टेटमेंट सेम है जावा में भी। इफ एल्स इफ, ठीक है, नेक्स्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट भी आती है। ये सारी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं। फिर हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स आती हैं, जो जिसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी आएंगी व्हाइल, व्हाइल, फॉर लूप, फॉर, ठीक है,
और फिर जंपिंग स्टेटमेंट्स हमारी आती हैं, एक लेबल्ड हो सकती है, नॉन लेबल्ड हो सकती है, और एक होती है कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑलरेडी हम सी में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। आपने सबके एक एक आधे प्रोग्राम एग्जीक्यूट, सिंपल मिनिमम एक एक प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम को इफ एल्स सब के साथ एग्जीक्यूट करके देख लेना, फिर एक ही प्रोग्राम को तीनों लूपिंग के साथ में एग्जीक्यूट करके देख लेना, जिससे क्या आपको रिव्यू हो जाएगा कि ये लूपिंग को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट को यूज करना बता रही हूँ। इफ को यूज करने के लिए जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट में मैंने लिखा था ना, ये वाला कंपोनेंट तो आप सेम ही लिखोगे जो हम क्लास जो पिछले प्रोग्राम में बताया था मैंने। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, फिर जो करली पैरेंथेसिस आता है मेन का जो पार्ट है वहां से बता रही हूँ। मेन यहाँ से शुरू होएगा ना, ऊपर मेन की पूरी लाइन लिखोगे आप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, वहां से जो करली ब्रेस के अंदर का कंपोनेंट लिखना है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें आप दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे। इफ a इक्वल्स टू b, कब ट्रू रिटर्न करेगा? अगर a और b दोनों वैल्यूज सेम है तब ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। तब हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर मैसेज लिख देंगे। क्या मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आर इस तरह का आप मैसेज लिख सकते हो। और इफ स्टेटमेंट सिंपल इफ होती है जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, इफ पार्ट होता है, एल्स पार्ट नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तब तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और एक और स्टेटमेंट चाहते हो कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो तब भी आप कुछ मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, तब आप उसी इफ के साथ में एल्स पार्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल्स के लिए कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सेम चीज वैल्यूज आर इक्वल, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, इस तरह का मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इफ एल्स, जिसमें हम पहले इफ स्टेटमेंट का कंपोनेंट लिखते हैं फिर एल्स पार्ट को लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इफ एल्स हो गया। इफ एल्स इफ कब होता है? जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेड निकालने वाला, किसी भी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं, तब हम कौन सी स्टेटमेंट को इफ एल्स इफ को यूज करते हैं। ये वाली यूज करी हुई ये वाली स्टेटमेंट्स आपने ट्राई करिए, इनको एग्जीक्यूट करके देखा। इना आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है या ट्राई किए कभी इफ एल्स इफ को? यस मैम। ठीक है, फिर उसको भी एग्जीक्यूट कर लोगे आप, इतना बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है फिर तो। नेस्टेड इफ कौन सी होती है? इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट। तो ये सारी स्टेटमेंट सेम ओके मैम। सी में है। द ओनली डिफरेंस इज सी में हम प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ को यूज करते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करेंगे जो आउट मैसेज को प्रिंट करना है, और वहाँ पे डबल कोट्स यूज करते हैं मैसेज को प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे हम सिंगल कोट्स के अंदर ही मैसेज। ठीक है, तो ओके मैम। स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है, इसको भी ट्राई कर लेना। व्हाइल लूप का एक प्रोग्राम एक कंपोनेंट यहाँ पे बता देती हूँ, वही सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पहले क्लास लिखनी है, क्लास के अंदर मेन पाना है, मेन के बाद आपको जस्ट। तो व्हाइल स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करते हैं? पहले एक वेरिएबल लेंगे आई इज इक्वल्स टू 0 कॉलन व्हाइल। व्हाइल के अंदर भी फिर से हम कंडीशन बताते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स द जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो लूप का ब्लॉक तब तक मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक व्हाइल कंडीशन ट्रू रहेगी। द फर्स्ट टाइम व्हाइल कंडीशन फॉल्स होती है, हम लूप जो है की कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लूप से इमीडिएटली ब्रेक होकर के बाहर आ जाएंगे।
ठीक है। तो जब ये वाली इफ एल्स और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है, इसमें भी कंडीशन ही चेक हो रही है, इसमें भी कंडीशन ही चेक हो रही है, बट डिफरेंस इफ एल्स में क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एक ही बार चलेगी, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, इसीलिए इसको ब्रांच कहते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इस पे इस वाली लाइन पे ब्रांच हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, डायरेक्ट ब्रांच होकर के कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस वाली लाइन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं कि हम कंडीशन के बेसिस पे हम ब्रांच कर रहे हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर जंप किए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको ब्रांचिंग स्टेटमेंट, बट वो ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो होती है जो एक टाइम पे सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होती है अगर कंडीशन ट्रू होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो 0 टाइम मतलब एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब तो सिर्फ ये चलेगी और ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू वाला पार्ट नहीं चलेगा और फॉल्स वाला पार्ट चलेगा। मींस दोनों में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो इसीलिए इनको ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और व्हाइल को लूपिंग, लूप मतलब जो चीज बार बार चल रही है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इसमें एक हम स्टार्टिंग कंडीशन बताते हैं कि यहाँ से शुरू करनी है हमने वैल्यू, और एक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको, जहां से स्टार्ट करते हैं उसको हम इनिशियलाइजेशन, और कंडीशन का यहाँ पे एंडिंग कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर बताते हैं कि कब लास्ट जाकर के ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी तब तक एग्जीक्यूट हो, और फिर जब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें लूप से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, सेमी क्लोज कर ली मैंने व्हाइल लूप, ओपनिंग कर ली प्रेस, क्लोजिंग कर ली प्रेस। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, और वो क्या कह रहा है जब तक आई 0 से तो शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ना एक रेंज देखनी पड़ेगी, जब तक उसकी रेंज जो है आई की उसके वाइल की कंडीशन जो है एंडिंग कंडीशन उसी के अंदर लाई कर रही है, तब तक हम वाइल लूप को एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो अगर मैंने आई को 5 लिखा है कि आई क्या है, कितनी वैल्यू है, शुरुआत मैंने स्टार्टिंग 0 से किया है, आई इज लेस देन 5, जब तक ये आई की वैल्यू 5 से लेस है, आई की वैल्यू जब तक 5 से लेस रहेगी तब तक ये व्हाइल लूप के अंदर जो भी कोड है तब तक चलता रहेगा। मतलब पहले आई 0 था, इसका मतलब क्या है, अगर आप आई को यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, system.out.println, टू आई को प्रिंट करना है तो हमें प्लस लिख करके आई लिखना पड़ेगा। पहले भी बताया था मैंने, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो विदाउट कोट्स वेरिएबल और मैसेज को कंबाइन करने के लिए आपने प्लस ऑपरेटर को यूज करना है, जिसको कंकैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू वो डबल कोट्स में वो एज इट इज आएगा, और आई को कितना, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले आई 0 है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट जैसे ये 0 इज लेस देन 5 कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू पहले 0 है, व्हाइल लूप शुरू होने से पहले 0 है, तो 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, अंदर एंटर कर जाएंगे। अंदर क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो प्रिंट हो जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू 0 प्रिंट होगा। ओके मैम। देन अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको आई को अपडेट करना बहुत जरूरी है। आई अगर अपडेट नहीं होगा, मतलब आपको आई को आगे आगे अपडेट करना है ताकि वो 5 की एंडिंग कंडीशन तक जाए। अगर यहाँ पे आई को अपडेट नहीं करते हो तो क्या रहेगा, आई 0 रहा, फिर दोबारा आएगा 0 इज लेस देन 5, उसने प्रिंट कर देना है वैल्यू इक्वल्स टू 0, फिर से दोबारा जाएगा, तो ये लूप इनफाइनाइट मतलब नेवर एंडिंग लूप बन जाएगी अगर आई की वैल्यू को अपडेट नहीं करते हो। 0 रहा, वो हमेशा ही 0 रहेगा, 0 हमेशा ही 5 से लेस रहेगा, तो हमेशा ही ये कंडीशन ट्रू रहेगी, कभी भी ये कंडीशन फॉल्स बनेगी ही नहीं। तो ये फॉल्स नहीं बनेगी तो ये लूप कभी भी बंद ही नहीं होगी, तो ये नॉन स्टॉप चलती रहेगी, नेवर एंडिंग लूप बन जाएगी। बट हम ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए जब भी व्हाइल लूप कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपको कंडीशन बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ती है कि कहाँ से वो शुरू हो रही है और कहाँ पे उसकी एंडिंग टर्मिनेटिंग कंडीशन है, तभी इसी तरह से उसको कंडीशन को स्पेसिफाई करना है कि वो टर्मिनेट हो लूप।
ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होता है स्टेटमेंट का आई प्लस प्लस का, कि आई में जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दे, जितनी भी आई की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आई यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें जो भी वैल्यू होगी प्रीवियस, जो भी करंट वैल्यू होगी आई में, उस वैल्यू में एक और ऐड हो जाएगा। तो आई अभी कितना प्रिंट किया था हमने, 0 प्रिंट किया था, अब आई इंक्रीमेंट होकर के कितना हो गया, 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1। 1। अब क्या प्रिंट मैम होगा, नेक्स्ट यस लाइन मैम, में प्रिंट होगा आपका वैल्यू, वैल्यू आउटपुट को ना नीचे, एक्चुअली ये नोटपैड है ना, वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आएगा, ये एलएन है ना, न्यू लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे कोड में आ जाएगा इसलिए मैंने लिखना चाहती हूँ। अगली लाइन में क्या प्रिंट होगा, वैल्यू इक्वल्स टू 1। अब आई इंक्रीमेंट होकर के 1 हो गया। अब जैसे ही ये, अब इसके आगे तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, वाइल के कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करेगा क्या है, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 5, 1 लेस देन 5 है, ट्रू है, 1 इज लेस देन 5 ना, 5 से यस मैम, क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, अच्छा ये प्रिंट अब तब प्रिंट नहीं हुआ था, तब सिर्फ इंक्रीमेंट हुआ था आई की वैल्यू। यस मैम, अब क्या होगी, वो प्रिंट हो जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू 1 प्रिंट हो जाएगा। 1। प्रिंट होने के बाद में आई अब क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होकर के जो 1 में 1 और ऐड हो गया, 2 हो गया। इस स्टेटमेंट से आई की वैल्यू यस मैम, 2 बन जाएगी। 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गया, वैल्यू इक्वल्स टू क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। 2। फिर 2 ओके की मैम, वैल्यू कितनी हो गई, 3, यस मैम, 5, कंडीशन ट्रू है, क्या हो जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू 3। 3 से 4 इंक्रीमेंट होकर के 4 इज लेस देन 5, ट्रू है, वैल्यू इक्वल्स टू 4, 4 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब वैल्यू आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, आई इंक्रीमेंट होकर के 5 बन गई। 5। अब चेक दोबारा लगेगा, यहाँ पे अब चेक क्या है हमारा, 5 इज लेस देन 5, क्या 5 लेस देन 5 है, देन नो इक्वल टू 5 है मैम, है ना, इक्वल्स टू 5 है। अब नहीं हम मैम, यहाँ पे अगर इक्वल्स टू यस लगाते मैम, तब तो ये कंडीशन ट्रू रहती, तब तो ये चल जाना था। अगर हम, बट हमने यस मैम, नहीं लगाया तो फॉल्स हो गया, अब इसलिए वाइल से बाहर आ गए। ठीक है, इन केस में यहाँ पे आई इक्वल्स टू 5, ओके मैम, तब क्या होना था, उसने अंदर आ जाता, कंडीशन ट्रू हो जाती, वैल्यू इक्वल्स टू 5 भी प्रिंट हो जाता, 4 तक प्रिंट होगा, बट यहाँ पे इक्वल्स टू लिख देते हैं तो 5 भी प्रिंट होगा, और 5 के बाद में इंक्रीमेंट भी होगा, कितनी हो जाएगी 6। फिर 6 पे चेक करेगा, वो 6 इज लेस देन 5, तब फॉल्स होकर के बाहर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आई हमेशा इंक्रीमेंट होकर के ओके मैम, लास्ट वैल्यू है उसको भी चेक करेगा, जैसे ही फॉल्स आती है फिर उसको अंदर लूप के अंदर बॉडी में नहीं जाएगा, और जो एग्जीक्यूशन है अंदर वाली वो नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से वाइल लूप चलती है। तो लूपिंग स्टेटमेंट ओके मैम, सेम है सारी जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी है। जो फॉर लूप है उसमें और वाइल में क्या डिफरेंस है, सिर्फ वे ऑफ राइटिंग का डिफरेंस है, बाकी वर्किंग सारी सेम है। उसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल जो हमने आई ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन। उसमें क्या करते हैं, ये वाली इनिशियलाइजेशन वाली पार्ट, कंडीशन वाला पार्ट और ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट, ये तीनों एक ही लाइन में लिखना है जो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वाइल में वो 3 अलग अलग प्लेसेस पे हैं, फॉर में वो सिंगल प्लेस पे आ जाते हैं, जो ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट होता है। तो आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, क्लोज कर दी मैंने आई को फॉर लूप। अब इसके अंदर सिंपली वो स्टेटमेंट लिखनी है जो ये वाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, और इसकी वर्किंग डिटो सेम है। ठीक है, देन डू वाइल लूप क्या होती है, डू वाइल चलती है क्या, चाहता है मेरे पास बुक भी नहीं है डू वाइल, चलो मैं लिख देती हूँ, अगर नहीं होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। डू वाइल पता है वैसे, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है, सी में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। पता है डू वाइल और वाइल में डिफरेंस। डू वाइल में क्या होगा, सबसे पहले डू लिख करके आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी मैसेज है वो लिखना है। ठीक है, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट पहले आता है, प्रिंट कर दिया, आई को इनिशियलाइज करना है, इंट
I equals to 0 सेमीकोलन वैल्यू इक्वल्स टू 1, देन I को इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है, और देन वाइल वाली कंडीशन लिखनी जो यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं डू देन वाइल, और इसमें यहाँ पे सेमीकोलन आता है, ठीक है। वाइल कंडीशन के बाद में सेमीकोलन डू वाइल में आता है, बट वाइल और फॉर में नहीं आता है। कंडीशन के बाद सेमीकोलन सिर्फ डू वाइल में आता है और किसी में भी नहीं आता, ठीक है। I इक्वल्स टू 0 एंड ये जो कंपोनेंट है जो सेम है जो वाइल के अंदर है, और जो ये कंडीशन है, बट यहाँ पे क्या है, कंडीशन पहले आ रही है, बट यहाँ पे पहले हम डू लिख लेते हैं और वाइल की जो कंडीशन है एंड पे आती है। तो इसमें का मतलब क्या है, इसमें क्या हुआ, जैसे ही I इक्वल्स टू 0 हुआ, सबसे पहले क्या लगा, चेक लगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर ट्रू है तो ये अंदर जाएगा। अगर फर्स्ट केस में ही I की वैल्यू मैं यहाँ पे शुरू में ही लिख देती हूँ 6, तो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, फॉल्स है ना, तो इस लूप में कभी भी एंटर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, वाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, तो अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो जाती है, तब वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम में ही नहीं करेगा, फिर आगे तो क्या ही पढ़ना, ठीक है। बट डू वाइल में क्या होता है, जैसे ही आपने इनिशियलाइजेशन की, I इक्वल्स टू 0 लिखा, अगर मैं I इक्वल्स टू 6 लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या यहाँ पे कंडीशन है, नहीं है, इमीडिएटली यहाँ पे क्या आ गया, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट पहले आया है और कंडीशन बाद में है। तो इसका मतलब क्या है, I इक्वल्स टू 6 है फर्स्ट केस में, कंडीशन अभी हमारी फॉल्स है, बट चेक ही नहीं होना क्योंकि कंडीशन स्पेसिफाइड ही नहीं है यहाँ पे चेक करने के लिए। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा सिस्टम पे, I की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू इक्वल्स टू 6, फिर I इंक्रीमेंट होकर के कितना हो जाएगा 7, और फिर चेक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है, वाइल में पहले कंडीशन फर्स्ट टाइम पे ही, मतलब बिगिनिंग पे ही कंडीशन चेक होती है, तभी आप बॉडी ऑफ लूप में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप बॉडी ऑफ लूप में एग्जीक्यूशन को एंटर नहीं कर सकते हो। बट डू वाइल में पहले ही आप पहले कुछ एग्जीक्यूशन, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन हो ही जाएगी, चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, मतलब यहाँ पे बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है और कंडीशन बाद में चेक होती है, फिर बाद में चेक हुआ, फिर वो फॉल्स बनी, फिर वो बाहर ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इन एटलीस्ट वन केस तो ऐसा होगा जहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगी, चाहे वो कंडीशन फर्स्ट टाइम में भी फॉल्स है, बट वो चेक ही नहीं हुई, वो चेक ही बाद में होनी है, इसीलिए बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो चुकी है फर्स्ट स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स होने पे भी, ठीक है। तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और डू वाइल में पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है और फिर बाद में कंडीशन चेक होती है। इसी वजह से पहले बॉडी एग्जीक्यूट होने की वजह से ही, अगर फर्स्ट केस में भी हमें कंडीशन फॉल्स मिल जाती है, तो भी एक बार एटलीस्ट वन टाइम तो ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी, उसके बाद में फॉल्स मिली फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा। बट इसमें क्या है, अगर स्टार्टिंग पे भी कंडीशन फॉल्स है तो वो एंटर करेगा ही नहीं अंदर, ये डिफरेंस होता है वाइल और डू वाइल में। बाकी वाइल और फॉर की वर्किंग सेम है, द वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है, ठीक है। ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है वाइल की, और डू वाइल और वाइल में एंट्री और एग्जिट कंट्रोल का लूप है, डिफरेंस है। इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं क्योंकि इसमें एंट्री पॉइंट पे ही कंट्रोल कंडीशन लगी हुई है, और इसमें कहाँ पे, एग्जिट पे, मतलब एंड पे लगी हुई है कंट्रोल कंडीशन, तो इसीलिए एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं डू वाइल, ठीक है। तो ये है आपकी लूपिंग स्टेटमेंट्स। और ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस बता देती हूँ क्या है। अगली स्टेटमेंट्स है जंपिंग स्टेटमेंट्स, इंट I इक्वल्स टू 0,
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का मतलब होता है हम, वैसे तो लूप हमारी एंड होनी होती है, कब एंड होगी, जब उसको टर्मिनेटिंग कंडीशन मिलेगी। तो आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, आई लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और एंड कहाँ पे होगा, 10 पे। 0 से लेकर के 10 तक ये लूप चलनी है, और इंक्रीमेंट कितने का है, 1 1 का, 0 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10। तो इतनी वैल्यूज के साथ ये लूप चलनी है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं सारी लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती, मैं एक कंडीशन बताना चाहती हूँ कि मतलब एक स्पेसिफाइड बता रही हूँ एग्जाम्पल, किस तरह से हम ब्रेक का मीनिंग होता है। तो अदरवाइज तो ये लूप कितनी है, 0 से 10 तक सारी चलेगी, बट मैं चाहती हूँ कि पूरी ही पूरी ये लूप मेच्योर हो, कि मतलब एंड तक चले, उसके पहले ही मैं इमेच्योर ही इस लूप को से बाहर आना चाहती हूँ। ठीक है, इमेच्योर एग्जिट ऑफ द लूप। तो अगर मैं चाहती हूँ कि पूरी लूप मेच्योर मतलब एंड कंप्लीटली एंड होने से पहले ही मैं मेरा कोई क्राइटेरिया है जिसको वो चेक कर ले और उसके बेसिस पे लूप से बाहर आ जाए, तब हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को। ठीक है, तो पहले क्या है, आई की वैल्यू 0 है, ये चेक करेगा व्हाइल कंडीशन में, पहले अंदर चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है, आई कितना है, 0, 0 इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, व्हाइल लूप में एंटर कर जाएंगे। फिर से एक कंडीशन है जो इफ के साथ है, ये चेक करेगा 0 इक्वल्स टू 5 है, नहीं है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन के ट्रू होने के वजह से, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर क्या है, ब्रेक है, तो ब्रेक चल जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ब्रेक चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक नहीं होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, 0 इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो इफ के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी। तो आगे बढ़ जाएंगे, सिस्टम पे प्रिंट क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कितनी है, 0 है। आई इंक्रीमेंट होकर के कितना हो गया, 1, फिर से यहाँ पे जाएगा, 1 इज लेस देन 10, ट्रू है, फिर से चेक होगा, 1 इज इक्वल्स टू 5, फॉल्स है, नहीं चलेगी ब्रेक, बाहर आ जाएंगे इस इफ से बाहर, नीचे सिस्टम पे प्रिंट होगा, आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। आई कितना हो गया, 2, 2 भी सेम नहीं है, ये भी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या चलेगा, ट्रू। समझ आ रही है बेटा, इस तरह से चलते हुए 3 4, जब 5 पे आएगा, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, और फिर अंदर जाएंगे लूप के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर क्या है, एक और इफ कंडीशन, 5 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने है तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि वो इफ के अंदर है। तो इस इफ की कंडीशन ट्रू होने पे ही इस ये वाले इफ के अंदर का कोड चलेगा, तो ये कोड चल गया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो ब्रेक का मतलब है कि अब इस जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट चली, इमीडिएटली व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, तो इसके बाद में जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं ये सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 तक प्रिंट होगा, जैसे ही 5 मिला उसको, कंडीशन ट्रू हो गई और ब्रेक कर गई व्हाइल लूप से। व्हाइल लूप से ब्रेक करके मतलब व्हाइल के अंदर अब जो भी कोड है वो कुछ भी नहीं चलेगा, व्हाइल बंद हो जाएगी, इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। समझ आई बच्चे ये चीज, ब्रेक स्टेटमेंट? यस मैम। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि पूरी लूप एग्जीक्यूट होने से पहले ही हम कोई ऐसी कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं जिसके बेसिस पे एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये लूप नहीं चलेगी, क्लियर है। और इसी जगह कंपोनेंट को हम कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करते हैं और ब्रेक की जगह पे मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाती हूँ, तब क्या होता है, डिफरेंस सिंपली कंटिन्यू में क्या, ब्रेक से क्या हुआ, पूरी लूप से बाहर आ गए और लूप पूरी की पूरी स्टॉप हो गई, मतलब अब इसके आगे वो लूप नहीं चलेगी, तो 0 से 4 तक की ही वैल्यूज प्रिंट होंगी। ठीक है, कंटिन्यू का क्या डिफरेंस, मीनिंग, कंटिन्यू का मतलब है कि जैसे ही कंडीशन इफ की कंडीशन ट्रू होती है, कंटिन्यू कर जाओ, मतलब कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन, कि इस आइटरेशन पे जो भी कोड है उसको तो एग्जीक्यूट ना करो, बट उससे नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाओ। नेक्स्ट आइटरेशन मतलब आई की नई वैल्यू के साथ चले जाओ, एग्जीक्यूशन चला। तो इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 तो चलेगा,
बट जैसे ही आई की वैल्यू कितनी आ गई है 5 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब नई आइटरेशन के साथ कंटिन्यू हो जाओ। तो इसका मतलब इसके अंदर अब जो भी कोड है ये वाला कोड नहीं चलेगा। और फिर आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसकी वजह से ये तो चलनी है क्योंकि ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, तो ये तो चलेगा। आई की जो भी कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा। 5 से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के कितनी आ जाएगी 6 के लिए ये लूप आगे दोबारा चल जाएगी। तो जो करंट आइटरेशन जिस वैल्यू के लिए आई की ये कंडीशन ट्रू हुई ही थी उसको प्रिंट ना करे, उससे नेक्स्ट के लिए चल जाए। तो 5 इक्वल्स टू 5 था, इसलिए 5 यहाँ पे 5 के लिए प्रिंट नहीं होगा। 5 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 6 है, 6 के लिए ये लूप दोबारा चलेगी। 6 इज लेस देन 5 नहीं है, यहाँ पे भी ये ट्रू था और ये फॉल्स रहेगा। तो 4 के बाद में 5 स्किप हो जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। 6 7 8 9 और 10, मतलब बाकी सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी, सिर्फ 5 को स्किप करेगा जहां पे उसकी कंडीशन ट्रू थी कंटिन्यू के लिए। तो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन, उस आइटरेशन को छोड़ के बाकी सबके साथ के लिए कंटिन्यू कर जाओ, इसका मतलब कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी, उसमें वहीं पे ही पूरा स्टॉप कर गया था, बट कंटिन्यू का मतलब है उस आइटरेशन को तो स्टॉप कर दो बट उससे अगले के लिए चल जाओ, आगे कंटिन्यू कर जाओ। तो 5 को छोड़ करके 6 7 8 9 10 तक के लूप सारी चलेगी, बट स्किप कौन से को करेगी जिस आइटरेशन के लिए जहां पे कंडीशन ट्रू आई है कंटिन्यू के लिए। तो 5 के लिए ओके मैम। के लिए 5 के लिए नहीं चलेगी, बाकी सारे के लिए चलेगी। आपका ब्रेक तो आपकी यहाँ पे हुई। और ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स का बता देती हूँ थोड़ा बहुत। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बता चुकी थी आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यस मैम। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे आते हैं बेटा जी पता नहीं आप लोगों का क्या बनना है, प्रोग्रामिंग तो पढ़े बिना आती भी नहीं है, पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही जो मैथ्स में हम यूज करते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, अगले ऑपरेटर्स आते हैं बेसिक ऑपरेटर्स का मीनिंग आपको पता ही है, बता चुकी थी मैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो अभी मैंने लास्ट बिगिनिंग पे बताए हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए, जैसे हमने यहाँ पे ये यूज किए हुए। देखो ये भी कंपेयर कर रहा है ना कि फर्स्ट वाली वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू से लेस देन इक्वल टू है कि नहीं, ये भी यूज कर रहा है ये वाली यस मैम। वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स फॉर कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके मैम। और ये हमेशा ही ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, इसके अलावा तो और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर क्या करता है 2 + 3 करने पे 5 देता है रिजल्ट में, बट 4 + 6 करने पे 10 देता है वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिपेंडिंग अपॉन क्या वैल्यूज उनको स्पेसिफाई करी है। बट रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे नहीं है, वो सिर्फ कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन के बेसिस पे सिर्फ 2 ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू का मतलब कंडीशन मैच कर गया है, कंपैरिजन होकर के ट्रू हुआ है, और अगर कंपैरिजन फेल हो गया है तो फॉल्स होता है। तो इनका सिर्फ 2 ही रिजल्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स का। बट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के रिजल्ट चेंज करेंगे जैसे हमारे पास वैल्यूज होंगी उनके बेसिस पे। ठीक है, इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं मल्टीपल इस तरह की रिलेशनल एक्सप्रेशंस को, जो इनसे कंपैरिजन के लिए जो हमने एक्सप्रेशन बनाए हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस अगर हम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब फॉर मोर देन वन
लॉजिकल ऑपरेटर से हम एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? मुझे देखना है कि एक वैल्यू है वेरिएबल की, जैसे दो तीन वेरिएबल्स है मेरे पास, एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू, एक वेरिएबल बी है और एक वेरिएबल सी है। तो मुझे उस टाइम पे क्या करना है, अगर मैं सिर्फ देखती हूँ ए और बी, तो मुझे मुझे ये देखना है कि ए और बी में से सब बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो हम कैसे चेक करेंगे? सिंपली एक ही कंडीशन लगेगी अगर मेरे पास दो ही वेरिएबल्स हैं। तो कंडीशन कैसे लगेगी? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो कौन सा बड़ा हुआ, कौन सा नंबर बड़ा हुआ इसमें? अगर ये ट्रू होता है तो ए बड़ा होगा। ए इज ग्रेटर Yes, देन ma'am. बी, अगर ये ट्रू हो रही है इसका मतलब क्या है? ए बड़ा है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाना है? ए इज बिगर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वो आपने पूरा लिखना है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखते हो ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एसओपी, क्योंकि यहाँ पे तो कोड नहीं ना लिखना, जब कोड लिखोगे तो पूरा लिखना। ठीक है, तो क्या लिखोगे उसके अंदर? ए की वैल्यू बिगर है। अदरवाइज क्या होना है? एल्स। तो अगर ए बड़ा नहीं है तो दूसरा कौन सा बड़ा रह गया? बी बड़ा होगा। दो ही अगर वेरिएबल्स हैं तो उसके क्या होगा? ऑटोमेटिकली ही बी इज बिगर आ जाएगा। Yes, ma'am. तो यहाँ पे अब हमें सिर्फ एक, अगर दो ही वेरिएबल्स हैं तो मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन की जरूरत है जो सिर्फ इतना ही बता रही है कि ए इज ग्रेटर देन बी। बट अगर मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं तब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इन तीनों में से ग्रेटेस्ट चेक करना है। तो मैं दो बार कंपैरिजन करूंगी, ए को ए इज ग्रेटर देन बी और एंड ए इज ग्रेटर देन सी, है ना। तो दो कंडीशन चेक करनी है मुझे, ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा, दोनों से ही बड़ा होगा तभी ए ग्रेटेस्ट होगा। इसका मतलब मुझे इस केस में मुझे एक से ज्यादा कंडीशन, दो कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जब मुझे एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना होता है तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी एंड ऑपरेटर, साथ में लगा दो एंड। एंड मतलब दोनों कंडीशन ही चेक करनी है। ठीक है, A is greater than B and A is greater than C। इसका मतलब क्या है एंड ऑपरेटर का? कि अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तभी दोनों चीजें ट्रू होगी, तभी फाइनली ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी। ठीक है, ये करा है प्रोग्राम कभी? ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग, Yes, ma'am. है ना, सी में बनाया होगा। Yes, ma'am. टाइम पे हम लॉजिकल ऑपरेटर, तो मतलब फिर आपको आइडिया होगा इसका, है ना, किस यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। एक से ज्यादा Yes, ma'am. को अगर हमें कंबाइन करना है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो एक से ज्यादा कंडीशन, और कौन कौन से होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स? एक तो हमारा तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके, एक तो एंड होता है और एक होता है और एक होता है नॉट। ये तो कोई नहीं, ये तो सिंगल ही होता है। एंड होता है बेसिकली, एंड और एंड का मतलब क्या है कि ये एक कंडीशन और दो कंडीशन, जिन दोनों के आसपास ये एक ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड पे भी एक कंडीशन है और इसके राइट साइड पे भी एक कंडीशन है। तो अगर दोनों ही कंडीशंस, एंड के लेफ्ट और राइट वाली दोनों कंडीशन ही ट्रू होंगी, तभी जो रिजल्ट है अल्टीमेटली वो ट्रू होगा। तो ये इफ कंडीशन कब ट्रू होगी? जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तब ये इफ पूरी ट्रू होगी। तो इसका मतलब दो बार चेक लगा है, ए भी बड़ा होना चाहिए और ए सी भी बड़ा होना चाहिए, ए बी से भी बड़ा हो, ए सी से भी बड़ा हो, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। और ऑपरेटर का मतलब है कि इन दोनों में से ही अगर कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का ट्रू होना कंपलसरी नहीं है, कोई एक भी ट्रू है तब भी ट्रू रिटर्न करता है ये। अगर और ऑपरेटर होता है
तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है तब भी ट्रू आ जाएगा, या फिर ये ट्रू है ये फॉल्स है तब भी ट्रू दे देगा, ठीक है, और दोनों ट्रू है तब भी ट्रू देगा ये। बट अगर दोनों फॉल्स हैं तब फॉल्स होता है इसमें। बट जबकि अगर एंड कंडीशन है तो उसमें क्या है, इसका तो कंपल्शन ही यही है कि दोनों ही ट्रू हो तो ही ट्रू, बाकी सब केसेस में फॉल्स। समझ आया? एंड का मतलब Yes, अगर ma'am. लेफ्ट और राइट वाली दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, बस बाकी सारे केसेस में फॉल्स। कोई एक भी फॉल्स हो गई फॉल्स है, और दोनों फॉल्स पे भी फॉल्स है एंड में। और में कम से कम एक ट्रू मिल जाए तब भी ट्रू है, बट दोनों फॉल्स हैं तब ट्रू नहीं होगा, बस एक केस होगा, ठीक है। तो ये Okay, ma'am. एंड और नॉट ऑपरेटर रिवर्स होता है कि जो अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है और उसको ट्रू कर देता है। तो ये हमारे लॉजिक कौन से आई थिंक बाकी आपने पढ़े ही होंगे, उनको इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, ma'am. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये यूज होंगे बेसिकली जो मैं बता रही हूँ आपको, कि आगे आपको यही प्रोग्राम इन्हीं के बेसिस पे ही बनने हैं आपके प्रोग्राम्स, ठीक है। और सिलेबस में देखती हूँ एक मिनट, ठीक है बच्चे, वैसे 12 o'clock हो गया है ना, बाकी हम करते हैं कल नेक्स्ट। कल मैं आपको थोड़ा बहुत अगर जरूरत है आप पहले एग्जीक्यूट करके देखना, अगर किसी में डाउट है तब मुझे बता देना, ठीक है, और फिर मैं एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगी उसको सिस्टम में। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आएगा क्योंकि ये सारे सिंपल हैं, ऑलरेडी आप सी में कर चुके हो। मैं सिंपली रिवीजन के लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि सिलेबस में है ये चीजें, तो आपको इनको जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा। एक बार रिव्यू कर लो इनको एक बार, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उनको अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए। फिर जावा के कॉन्सेप्ट हम आगे से कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये एक बार ये पिछले कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आपके सिलेबस में है तो मुझे पढ़ाने पड़ेंगे बेसिकली, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. भूपिंदर और रीना है आज क्लास में, अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। बच्चे अपना रोल नंबर लिखा हुआ है ना आपका, 8 और 2 है, ठीक है बच्चे, मैं मार्क कर लेती हूँ। यू कैन लीव नाउ। Okay, ma'am.